आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक रात आकाश ने अपने पुराने स्मार्टफोन को चालू किया जो कुछ समय से बंद पड़ा था। उसे फोन में एक पुराना वीडियो मिला जिसे उसने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखने के दौरान उसने देखा कि उसका चेहरा अजीब चमकते और समान आकृतियों के बीच नजर आ रहा था। वीडियो में अचानक से एक बेतरीब आवाज आई, तुम्हारे पीछे देखो। आकाश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो सोचने लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने फिर से फोन में वीडियो देखा तो उसने पाया कि वीडियो में उसके पीछे बैकग्राउंड लगातार बदल रहे थे और एक अजीब चेहरे की परछाई उसके पीछे चमक रहे थे। आकाश ने घबराहट में फोन बंद कर दिया और सोचा कि वो सिर्फ एक भयानक सपना था। रात को वो जब सोने गया तो उसे अजीब से खांसने की आवाज सुनाई दी। जब उसने आंख खोली तो देखा कि वही अजीब चेहरा उसकी खिड़की के बाहर था जैसे वीडियो में था। आकाश ने जल्दी से लाइट्स ऑन की और चेहरा गायब हो गया। उस रात के बाद से आकाश ने कभी भी उस पुराने फोन को दोबारा चालू करने की हिम्मत नहीं की। आकाश ने सोचा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन अगले दिन सुबह उसे पता चला कि उसके सभी घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली पाई गई थी, जैसे किसी ने रात भर घर में एंटर किया हो। उसे ये सोचकर और भी डर लगने लगा कि शायद वीडियो में जो दिखा था वो किसी तरह की चेतावनी थी। उसने पुलिस को सूचित किया, लेकिन जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आकाश ने सोचा कि वो अपने पुराने फोन को फेंक देगा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा करने पर उसके साथ क्या हो सकता है। रात के समय आकाश के कमरे में अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और वो महसूस कर रहा था कि जैसे कुछ उसे घेर रहा हो। उसने अपने पुराने फोन को पास में देखा और देखा कि फोन की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई थी। स्क्रीन पर एक नया वीडियो चल रहा था जिसमें वही अजीब चेहरे की परछाई अब सीधे उसकी ओर देख रहे थे। वीडियो में वही आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। आकाश ने फोन को तुरंत बंद किया और उसे बाहर फेंकने का तय किया। उसने फोन को एक दूर जगह पर फेंक दिया और वापस घर लौट आया, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई। उस रात आकाश को नींद नहीं आई और वो हमेशा डरता रहा कि वही पुराना फोन अब भी कहीं आसपास हो सकता है। उसे ये एहसास हो गया कि कभी कभी अतीत की चीजें, भले ही वो कितनी पुरानी क्यों ना हो, हमें पीछा कर सकती हैं। आकाश ने तय किया कि वो अब अपने पुराने फोन को फिर कभी हाथ नहीं लगाएगा और अतीत के साथ पीछे छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। आकाश ने सोचा कि पुराने फोन को फेंकने से शायद वो शांति पा सकेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे फिर से अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात को उसकी नींद उटक जाती और कभी कभी वो महसूस करता कि कोई उसके कमरे में चुपके से घुस रहा है। एक रात आकाश ने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक सिलहट नजर आ रहा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने डर के मारे खिड़की के पर्दे को खींचा और देखा कि कोई छाया बाहर खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आकाश ने सोचा कि वो पुराना फोन वापस लाना एक अच्छा विचार हो सकता है, ताकि वो ये जान सके कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।
वो अंधेरे में फोन खोजने गया जो उसने पहले फेंका था। वो जब फोन ढूंढ कर लाया तो देखा कि फोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया था, तुम्हें छोड़ नहीं सकते। आकाश ने फोन को चालू किया और एक नई वीडियो फाइल देखी जिसमें वही अजीब चेहरा फिर से दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार चेहरे के साथ एक नोट भी था, हमेशा के लिए बंधे रहोगे। आकाश ने समझा कि शायद उसे उस फोन से नाता तोड़ने की जरूरत है। उसने फोन को पूरी तरह से नष्ट करने का तय किया। वो फोन को एक बड़े पत्थर से कुचलकर और फिर जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन उस रात के बाद से आकाश ने महसूस किया कि उसे हमेशा के लिए एक मानसिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। अजीब अजीब आवाज़ें और अंधेरे में छाए उसके ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और वो जानता था कि वो कभी भी पूरी तरह से शांति की नींद नहीं ले सकेगा। आकाश ने सोचा कि पुराने फ़ोन को नष्ट करने के बाद वो राहत महसूस करेगा, लेकिन उसकी शांति सिर्फ अस्थायी थी। कुछ दिन बीतने के बाद उसने महसूस किया कि उसके जीवन में अजीब घटनाएं बढ़ गए थे। उसके घर में हर चीज़ अपनी जगह से हिलने लगी और रात के समय उसके कमरे में अनजानी आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक रात जब आकाश बिस्तर पर लेटा था, उसने महसूस किया कि उसका फ़ोन अचानक से वाइब्रेट कर रहा है। भले ही उसने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो चौंका और फ़ोन को देखने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली तो वो हैरान रह गया। स्क्रीन पर कोई नया वीडियो प्ले हो रहा था। वीडियो में वो खुद नज़र आ रहा था, लेकिन उसके आसपास के दृश्य और लोग अजीब तरह से बदल रहे थे। वीडियो में एक भयानक और अस्पष्ट आवाज़ ने कहा, हमने तुम्हें छोड़ने का वादा नहीं किया था। आकाश ने वीडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ने जवाब देना बंद कर दिया। घबराहट में उसने फ़ोन को पंखे में फेंक दिया और उसे पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की, लेकिन तब भी फ़ोन ने अपनी स्क्रीन पर वही वीडियो और आवाज़ें दिखाना जारी रखा। इसके बाद आकाश ने अपने घर में और भी अजीब चीज़ें महसूस की। उसके कमरे की दीवारों पर अक्सर अजीब खरोंचें उभरने लगी और उसके सपने में अजीब परछाइयाँ आने लगी। उसने सोचा कि शायद पुराने फ़ोन की दुविधा उसकी आत्मा को ही प्रभावित कर रही है। एक दिन उसने एक तांत्रिक से सलाह दी, जिसने उसे बताया कि पुरानी चीज़ें कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। अगर वो किसी चीज़ से जुड़ी होती हैं तो उनका छाया बनी रहती है। आकाश ने तांत्रिक की सलाह मानते हुए अपने घर में एक पूजा के माध्यम से शुद्धि करने का तय किया और सभी पुरानी चीज़ों को फेंक दिया। हालांकि उसने अब शांति पाई, लेकिन पुरानी घटनाओं की यादें और फ़ोन की दास्तां उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। वो जानता था कि कभी कभी पुरानी चीज़ों की छाया हमें पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। चाचा जल्दी सामान समेटिए, शाम होने वाली है, कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूते में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दिया है।
हमारे लिए वो बक्सा ही तो हमारी दुकान थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कहीं और से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है इसलिए कह रहा हूँ। कहते हुए उस आदमी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, मैं नहीं कर सकता अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देना। रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपए का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आज ज्यादा काम नहीं किया ना। कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो। कहता हुआ वो एक और चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी पहने हुए था वो। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से भी बोला, चाचा, यह आपको कोई संदिग्ध आदमी नहीं लगता? किस बात पर? रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। छोड़िए। फिर इधर उधर की बातें होती रही। मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते रहे। रमजान चाचा और मैं एक ही गांव के थे और शहर के स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम किया करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था तो रमजान चाचा जमीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के लिए कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोजाना सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस आदमी के चलते आज शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटे सा पॉलिश करने का सामान और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा, आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात की। तुम्हें डर लगता है क्या? हंसते हुए रमजान चाचा बोले तो मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा, मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। रमजान चाचा हंस पड़े और फिर बोले, बेटा, मैं हूं ना, मुझे भूतों पिशाचों से डर नहीं लगता, मुझे तो तंत्र मंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच रहे थे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे। चाचा, मुझे डर लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ ली। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। सुना था कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा की बिरादरी से। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने दूसरे धर्म में बंधन तोड़ने के बाद शादी कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप
उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग लड़ना समझते थे। चाचा, आपने उस भूत और चुड़ैल की कहानी तो सुनी ही होगी, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती हैं ये बातें? उन्होंने मुझसे ही सवाल किया। मुझे तो सच्ची ही लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो और वो दोनों लड़ते हों इसी बात को लेकर। रात में शायद बाहर भी निकलते हों। वो फिर से एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसके रोने की आवाज़ें आती है। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के नज़दीक आ रहे थे। तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर पर पड़ा और हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैंने साइकिल की हैंडल जोर से पकड़ ली, जिस वजह से साइकिल एक ही दिशा में तेजी से भागने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख रमजान चाचा का संतुलन बिगड़ा और हम लोग अंधेरे में एक और गिर पड़े। मैंने कसकर रमजान चाचा का हाथ पकड़ रखा था। अंधेरे में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लुढ़कते लुढ़कते हम लोग एक बड़े से पत्थर से जा टकरा कर रुक गए। मैंने टटोला तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। रमजान चाचा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक तीली जली तो मेरी चीख निकल गई। हम कब्रिस्तान के बीच में थे और वो पत्थर किसी कब्र की थी। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, हम कब्रिस्तान में भूत हमें मार डालेंगे। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान का क्या रहस्य है, क्या है जो आज तक लोगों को डराती आई है। मेरे साथ आओ। कहते हुए उन्होंने एक तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं उनके कुर्ते को पीछे से पकड़ रखा था। उनके पीछे पीछे डरता डरता चला जा रहा था। तभी एक ठोकर लगी और हम दोनों ही किसी कटीले तार में उलझ गए। हमारे शरीर के कई जगह से खून बहने लगा, मगर हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ आज उस कब्रिस्तान के रहस्य का भी पता लगाना था, जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के एक कोने की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही चाचा ने माचिस जलाई तो मैं चीख उठा। सामने कोई खड़ा था। लाल लाल आंखें, काले कपड़े पहने हुआ था, फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था उसने। जोर से चिल्लाया वो। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज़ ठीक उसी तरह मिल रहे थे जैसे आज तक मैं रात को कब्रिस्तान से निकलती आवाज़ें सुना करता था। उसने कंबल में कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी कि ज़रा सी रोशनी में वो चमकने लगते थे। इसे ही लोग रात में कब्रिस्तान में जलता और बुझता हुआ चिराग कहते आए थे। वो हमें कोई बहरूपिया लगा जो किसी खास मकसद से रात में उस कब्रिस्तान में आता था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते डरते पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुंह खोलकर जोर से हंसा। उसके सड़ चुके दांतों से एक भयानक दुर्गंध निकली जो मेरे दिमाग में घुसती हुई प्रतीत हुई। आंखें एकदम से लाल, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के किनारों पर काजल चिपोता हुआ। बहुत ही डरावना चेहरा था उस आदमी का। क्यों रामलाल काका? उसके सामने आते हुए रमजान चाचा ने कुटिल मुस्कान उकेरी। वो आदमी कुछ पलों के लिए ठिठक गया
उसने ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमजान चाचा को जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। अभी रुको बेटा, तुम पूछोगे नहीं ये कौन है? हाँ, पूछना तो चाहता हूँ पर डर लग रहा है। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा। मैं बताता हूँ ये कौन है। तुम जिसे भूत और चुड़ैल समझते हो और उनकी बातें कर रहे थे, ये उनका बाप है। क्या? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये पागल बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजन का पिता और रेहाना का ससुर है, और आज भी मानता है कि उनका बेटा और बहू जिंदा इस कब्र में दफन है। रोज शाम को ही ये यहाँ आ जाता है। मुझे सब पता है पर बताया आज तक किसी को भी नहीं। कुछ भी हो, मुझे वहाँ से निकलना था। हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। रमजान चाचा ने माचिस निकाली और जलाकर दिशा भांपने की कोशिश की। मुझे बचा लीजिए चाचा जी। कि तभी किसी औरत की आवाज़ गूंजने लगी। सामने अपनी छत विछत चेहरा लिए रेहाना हाथ जोड़े खड़ी थी। चेहरे के नाम पर एक आंख बाहर निकलकर लटकी हुई, टूटी और मुड़ी हुई ठुड्डी, आधे टूटे हुए और बाहर निकले दांत, कुल मिलाकर डरावना और भयानक चेहरा था रेहाना का। इतना डरावना चेहरा देख मेरी चीख निकल गई। मैं अंधेरे में ही भागने लगा। मुझे रोकते हुए रमजान चाचा भी मेरे पीछे आने लगे। रुक जाओ, एक कड़क आवाज ने मुझे पीछे देखने को मजबूर कर दिया। सामने कोई और ही खड़ा था, रेहाना के अलावा। वो कोई और नहीं बल्कि राजन था, जिसे रेहाना के बगल में ही दफन कर दिया गया था। सर और धड़ अलग थे, पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो लखन मेरे भाई? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर मुमकिन नहीं था। मुझे अपने करीब खींचते हुए वो काला शख्स बोला, मेरे साथ नहीं रुकोगे लखन? कहते कहते उस शख्स का सिर भयानक हंसी में डोलने लगा। मैं रोने लगा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते। रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम लोग बुरे नहीं हैं। जिसके बाद राजन ने तुरंत ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद रमजान चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग साइकिल के पास आ गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। रमजान चाचा ने मुझे चुप कराया। रमजान चाचा भी नहीं जानते थे कि रेहाना और राजन की आत्मा सच में उस कब्रिस्तान में है। जिसके बाद हम लोग तुरंत ही साइकिल में बैठे और वहाँ से निकल गए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रमजान चाचा ने किसी को भी ये कहने से मना कर दिया था।